दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल अमल प्रयास जी के जीएस पे। तो आज है आपका 2 मई का जो आपका थर्ड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 2 मई थर्ड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को देखेंगे एवं उनके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। तो जो आपका जो ये एग्ज़ाम है आपका बता दे तो इसका जो नया पैटर्न हुआ है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका जो मैथ और रीजनिंग का है और सेकंड पार्ट जो है आपका जीके जीएस और इंग्लिश का है। तो ये आपका जो एसएससी एमटीएस का जो नया पैटर्न लागू हुआ है आज से। तो चलिए देख लेते हैं 2 मई थर्ड शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं तो उन्हीं को देख लेते हैं। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी होती है, ये आया था। तो आपका जो इसकी लंबाई होती है 274 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर होती है। इसकी ऊपरी सतह फर्श से 76 सेंटीमीटर ऊंची होती है। इस खेल का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। टेबल टेनिस नाम 1921 से 1922 में अपनाया गया था। तो वहीं बात कर लें कि टेबल टेनिस के जनक कौन सा देश है, तो इंग्लैंड इसका आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लें कि टेबल टेनिस की लंबाई कितनी है, तो 274 सेंटीमीटर यानी 2.74 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि नेपाल भारत में कहाँ स्थित है, मतलब भारत में किस दिशा में स्थित है। तो भारत के उत्तर में बसा नेपाल रंगों से भरपूर एक सुंदर देश है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा हो जाएगा। वहीं बात करें नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित है और 1,47,181 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और लगभग 30 मिलियन की आबादी के साथ भारत और चीन के साथ क्षेत्रीय सीमाएं साझा करता है। काठमांडू देश की राजधानी और देश का सबसे बड़ा महानगरीय शहर है। तो इसके जो नेपाल की राजधानी की बात कर ले तो वो आपका काठमांडू हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि ये देश का सबसे बड़ा महानगरीय शहर भी है नेपाल। चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला आया था कि मेढक की आवाज़ का नाम क्या है। तो ये चलिए देख लेते हैं। मेढक का टरटराना मशहूर है। तो हिंदी में अगर बात कर ले तो टरटराना हो जाएगा। वहीं बात कर लें कि अगर आवाज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो क्रोक हो जाएगा। जो ऑप्शन में आपका होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेढक का टरटराना मशहूर है। आमतौर पर प्रजनन काल में नर मेढक टरटराते हैं और ये आवाज़ें मादा को आकर्षित करने के लिए होती हैं। फ्रॉग मेढक की आवाज़ को इंग्लिश में क्रोक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आया था कि जियोर्जिया मोलानी कहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है। तो मृणालिनी साराभाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले चेहरे में से एक थी। वो भारतनाट्यम और कथकली एक विशेषज्ञ नर्तक थी और साथ ही साथ एक नृत्य निर्देशक और नृत्य प्रशिक्षक भी थी। तो जो आपका ऑप्शन में होगा भारतनाट्यम होगा या कथकली होगा, दोनों में से एक होगा जो ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कथन निष्कर्ष शायद आया होगा, तो यही इससे रिलेटेड प्रश्न था। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वर्तिक या अपवर्तिक किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन से बनता है। एक आभासी छवि स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि यह तब बनती है जब परावर्तिक किरणें या अपवर्तिक किरणें प्रतिच्छेद करती है। एक वास्तविक छवि हमेशा उल्टी होती है और एक आभासी छवि हमेशा सीधी होती है। तो वहीं बात कर ले कि कुछ देख लेते हैं इससे जुड़े फैक्ट्स को आगे आपके एग्जाम में आने वाले काम देंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में देख लेते हैं कि अंतर क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब का देख लेते हैं पहले। प्रतिबिंब प्रकाश के वास्तविक परिच्छेदन से बनता है। वहीं बात कर ले आभासी प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब प्रकाश के आभासी प्रतिच्छेदन से बनता है। चलिए और देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। तो बनने वाला प्रतिबिंब आमतौर पर उल्टा होता है। वहीं बात कर ले कि आभासी प्रतिबिंब का, तो बनने वाला प्रतिबिंब प्राय सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है, यह आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वहीं बात कर ले वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण, तो समतल दर्पण, साधारण अवतरण कांच
अवतल लेंस और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हैं। वही बात करें आभासी के उदाहरण, तो अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के कुछ स्थानों पर बनाने वाले प्रतिबिंब हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला आया था कि पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो आपका राइट हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल एक विशेष रंग के प्रकाश और को अवशोषित करने और रासायनिक बंधन बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा को उचित मात्रा में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए विशिष्ट होता है। क्लोरोफिल सिर्फ नीले और लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, अर्थात सूरज के प्रकाश में आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम से यह शायद ही किसी भी हरे रंग की रोशनी को अवशोषित करता है, इसलिए हरे रंग को हमारी आँख में वापस परिलक्षित होता है। यही कारण है कि पत्ते हरे दिखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आया था। तो आपका जो इसका बात कर लें तो 25 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 से ही भारत के निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचित चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम की बात कर ले तो इसका थीम क्या है, जो आगे आने वाले शिफ्टों में आपको काम देंगे। तो थीम चलिए याद कर लीजिए। तो आपका जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर शेयर है। यह मतदाताओं को समर्पित है जो उनके मतदाता की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया के भागीदारी के प्रति एक व्यक्ति की भावना, एक आकांक्षा को व्यय करता है। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब और किसने किया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी हो जाएगा। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कृति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपना यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा है, जिसे प्रभावित हो मोहम्मद गजनी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया था। अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि मूर्ति को तोड़ने वाला किसे कहा गया है। तो ये हालांकि ये प्रश्न कंफर्म नहीं है कि आया था कि नहीं आया था, पर इसे भी देख लेते हैं। शिव को त्रिमूर्ति के भीतर द डिस्ट्रॉयर के रूप में जाना जाता है। हिंदू त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा और विष्णु भी शामिल है। तो आपका जो इसका राइट आंसर शिव हो जाएगा। अगला है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये आया था आपका। तो हॉर्नबिल जो महोत्सव है आपका नागालैंड यानी पूर्वोत्तर भारत में के नागालैंड में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड पूर्वोत्तर भारत के आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों के महोत्सव भी कहा जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है। तो आज के ये रहे थर्ड शिफ्ट के सेकेंड मई के थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न, जो कि 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। तो आप अगर और प्रश्न अभी नहीं मिल पाए हैं 5 से 10 प्रश्न, तो आप अगर एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि और प्रश्न क्या बने हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।